एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड विविधता और भेदभाव करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम विविधता और उसके भेदभाव को देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट। भारत में विविधता। भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 8 मुख्य धर्म माने जाते हैं और उन 8 धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा यानी मदर टंग है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, यानी इंडिया में 100 से भी ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म है। इंडिया बहुत ज़्यादा विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे लोगों का कल्चर, फूड, डांस फॉर्म इसके बहुत से प्रकार देखे जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, लेकिन जो विविधताएं हैं वो हमें हमेशा खुश करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे जब हम हमारे जैसे दिखने वाले या हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले, बात करने वाले लोगों से मिलते हैं तो हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं। लेकिन जब हम अपने से किसी अपोजिट पर्सन से मिलते हैं तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा अजीब और अपरिचित जैसी धारणा बना लेते हैं, या हम सोच लेते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या एक ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। और कभी कभी अपनी राय इतनी मजबूत बना लेते हैं कि हम उन लोगों से दोस्ती करना या बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपके बुक में एक फिगर दिखाया गया है और उसके ऊपर लोगों के द्वारा किया गया कमेंट या क्वेश्चन किया गया है, क्या उसका दिमाग सही है। यहाँ पर एक स्पेशल चाइल्ड है जो ड्राइंग कर रहा होता है और वो ऐसा सोचता है सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है, कि एक बच्चा है जिसकी टांगें काम नहीं करती और इसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि उसका दिमाग भी काम नहीं करता जितना हमारा करता है। तो कभी कभी हम लोगों को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं कि वो कुछ भी करने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले से अपने पूर्वाग्रह बना लिए हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह नकारात्मक होती है। जैसे कि अगर हम कोई बात सोच लें और उसको अपने दिमाग में बैठा लें तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का काम करती है। जैसा कि बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि गांव में रहने वाले लोग अज्ञानी और अंधविश्वासी होते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है, शहर के लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं वो अनपढ़ और अंधविश्वासी होते हैं। वैसे ही गांव में रहने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि शहर में रहने वाले लोग आलसी, चालाक और सिर्फ पैसों से सरोकार यानी पैसों से मतलब रखने वाले होते हैं। पहले से ही हमारी सोसाइटी में ये पूर्वाग्रह बना लिया गया है कि गांव में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। और अक्सर हम किसी की काबिलियत को भी जज करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी कर देते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही सबसे अच्छा और सही तरीका है, जैसे जब हम ये मान लेते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। जैसे जब हम मान लें कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है तो हम बाकी सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और अगर कोई उस लैंग्वेज में काम कर रहा होता है तो हम उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिसके कारण उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हम अक्सर उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो अनएजुकेटेड ही होगा या उसके पास ज्ञान की कमी होगी। ऐसा हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं। जैसा कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे किसी धर्म के बारे में कि किसी धर्म के लोग बहुत अच्छे या किसी धर्म के बहुत
लोग बहुत बुरे होते हैं, पहले से ही हम इस बात को सोच लेते हैं। या फिर किसी की चमड़ी का रंग, हम लोग गोरे काले के भेद के आधार पर भी पूर्वाग्रही हो सकते हैं। या फिर क्षेत्रीय बोली, कुछ लोगों की क्षेत्रीय बोली के आधार पर भी लोग अपनी राय बना लेते हैं कि इस क्षेत्र के लोग अच्छे नहीं होते या बुरे होते हैं, इस तरह का। या फिर किसी का पहनावा, कभी कभी हम पहनावे के आधार पर भी लोगों को जज करने लगते हैं कि ये टैलेंटेड नहीं हो सकते या अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी राय बना लेते हैं और इस वजह से हम उन्हें दुखी करने का भी साहस कर पाते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। जब हमने एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं जब हम लोग, तो कई बार हम किसी देश के लोगों को या इस धर्म के लोगों को ऐसा मान लेते हैं कि ये लोग कंजूस, या फिर इस धर्म के लोग अपराधी, या फिर इस स्पेशल वर्ग के जो लोग होते हैं वो बेवकूफ़ ही होते हैं। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग होती है। जब हम किसी एक देश के लोगों को मान लेते हैं या एक राज्य के लोगों को मान लेते हैं कि यहाँ के सारे लोग बेवकूफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसके अपने खास गुण और क्षमताएं होती है जो दूसरों से अलग हो सकती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे लोगों ने बहुत हद तक अपनी रूढ़िवाद एक धारणा बना ली है कि जो हवाई जहाज़ है उसे लड़कियां नहीं उड़ा सकती है, बल्कि आजकल बहुत सी पायलट्स हैं जो लड़कियां ही होती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ये रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती है ये हमें इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर सकती हैं कि कई बार हमारे अंदर जो काबिलियत छुपी होती है हम उससे भी नहीं पहचान पाते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, जैसे गांव के लोग ऐसे ही होते हैं या शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, या लड़कों लड़कियों का भेद भी बहुत ज़्यादा रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण किया जाता है आदि। असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जब लोग अपने मन में बैठा लेते हैं पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर, फिर वो लोग बिहेव भी करने लगते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर किसी को किसी स्पेशल वर्ग में होने के कारण नौकरी देने से रोका जाए या किसी मोहल्ले में रहने से रोका जाए, इसका मतलब होता है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें विविधता के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है और असमानता के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे विविधता, एक तो इस कारण कि वह उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी संस्कृति हैं जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसकी वजह से स्पेशल वर्ग के जो लोग होते हैं वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। और दूसरा असमानता, यदि वह गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। क्लास के हिसाब से भी लोगों को जज किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर, भेदभाव का जब हम लोग सामना करते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खुदाई एवं बुनाई करना, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम।
लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। ये सारे काम बहुत कम इम्पोर्टेंस वाले दिए जाते हैं कि यदि कोई ये काम कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, इस तरह की अवधारणा सोसाइटी में बना ली जाती है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था जो काफ़ी समय पहले हमारी सोसाइटी में पाई जाती थी। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया था, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का बताया। जिन समूहों को इस सीढ़ी के निचले हिस्से में रखा, उनको अछूत या अयोग्य बताया। सीढ़ी के रूप में इसकी व्यवस्था की गई थी। जो सबसे ऊपर है वो ऊंचा वर्ग है और जो सबसे नीचे है वो निचला वर्ग कहा गया। ऐसे लोगों को ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुओं से पानी पीने, पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। ये काफ़ी समय पहले की बात है, जब ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों को यानी निचले वर्ग के लोगों को गांव में घुसने का या कुएं से पानी लेने का या मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं देते थे। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह उनकी जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने अछूतों को वंचित रखा था। जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उनको आदर और सम्मान भी मिलने नहीं देता जो दूसरों को मिलता है। इससे हम निचले वर्ग के जो लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है और उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव भी किया जाता है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता का संघर्ष भी शामिल था। यानी जब हमारे देश में आज़ादी पाने के लिए संघर्ष चल रहा था, तब उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी ये जो उछला वर्ग और निचला वर्ग है, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी चाहिए ही, लेकिन अपनी सोसाइटी में ये जो निचला वर्ग और उछला वर्ग की आदतें हैं या लोगों ने जो ऐसा वर्ग व्यवस्था बना के रखी है, इसे भी ख़त्म करना है। दलितों, औरतों, जनजातियों लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। दलितों ने मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। सभी के जो संघर्ष के मायने थे वो अलग अलग थे। जैसे कुछ लोगों के मायने थे अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना, तो दलितों के लिए आज़ादी का मतलब था मंदिर में प्रवेश लेना या सबके समान अधिकार पाना। उसी तरह औरतों की मांग थी कि उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। तो सभी के अधिकार या स्वतंत्रता की जो भावना थी वो अलग अलग थी। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो किसान और दलित थे, तो जमींदार लोग उन पे बहुत ज़्यादा ब्याज, जैसे वो लोग जब पैसे लेते थे उधार, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाया जाता था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, यानी वो लोग भी ये बात जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसा प्रावधान रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसीलिए संविधान को इस तरह से लिखा गया ताकि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी को इक्वल राइट्स मिले। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो, यानी सबको राइट्स तो इक्वल मिले ही, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल ही मिले। छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। अगर कोई किसी के साथ छुआछूत वाली फीलिंग रखता है या ऐसा बिहेव करता है, तो उसको एक अपराध की तरह रखा गया है। इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनी रूप से अपराधी माना जाएगा। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे हर किसी को अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए, अपनी फेस्टिवल मनाने के लिए अपने आप को खुले तौर पर अभिव्यक्त यानी बोलने की आज़ादी दी गई है।
कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया। कोई एक भाषा या कोई एक रिलीजन या कोई एक फेस्टिवल सबके लिए कंपलसरी नहीं किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ पर सारे धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। थैंक यू सो मच।